अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से लखनऊ में लगातार योगी सरकार की बैठकों का दौर जारी है। अभी मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। और इस मामले में आप देखिए, यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट सौंपी है और यह रिपोर्ट कल हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सौंपी गई है। साथ ही न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं और इसकी जांच 3 सदस्यों की न्यायिक कमेटी कर रही है। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों से फील्ड में सतर्कता बरतने को भी यहां पर कहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं हम सुनाते हैं इस मामले को लेकर। यहां पर अगर देखें तो कई सवाल हैं, लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जो विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर हैं एसटी के, और देश रतन निगम है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। उच्च स्तरीय बैठक, केंद्र को रिपोर्ट सौंप दी गई, लेकिन जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वो किस तरह के सवाल खड़े करता है? बहुत से सवाल खड़े करता है। कानून व्यवस्था के सवाल खड़े करता है, लिबरल डेमोक्रेसी के सवाल खड़े करता है। ये प्रकरण पूरा हुआ बावजूद इसके कि जो व्यक्ति मारा गया, मेरे मन में उसके लिए कोई संवेदना नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति मारा गया वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था गुहार लगाने कि मुझे अपनी जान जाने का खतरा है, और उसको कहा था कि उसको बताया गया था कि स्टेट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव हिम सिक्योरिटी। वैसे तो नहीं हुआ। और 2 इतने कुख्यात अपराधी, माफिया डॉन्स, उनका मेडिकल चेकअप होने जा रहा है और बीच में बड़ा हुजूम टीवी वालों का है, कैमरे साथ के खड़े हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। मजाक है क्या? ये पुलिस ही है या मजाक है? और इसको इस संदर्भ में देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में क्या कहा था असेंबली के, क्या कहा था उन्होंने सदन में, वो आप याद कीजिए। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। वो ऐसे ही बोल रहे थे जैसे वो जज, जूरी एंड एग्जीक्यूटर है। इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल? आई एम सॉरी, ये तो नहीं चलेगा। ये तो इलिबरल डेमोक्रेसीज में भी नहीं होता है। आप किसी भी व्यक्ति को राइट टू जुडिशियल रिडर्सल है, राइट टू लाइफ है। अगर उसको लटकाना है, उसको जहन्नुम में पहुंचाना है, उसको मारना है, तो वो निर्णय जुडिशरी का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता जी। और इसी को लेकर विनोद जी सवाल है कि आखिर जो वहां पर पुलिस मौजूद थी, उनको क्या वहां पर उस वक्त एक्शन जो है वो लेना चाहिए था? इस पर हम और आगे आपसे सवाल जो है पूछेंगे, लेकिन सौरभ शुक्ला भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, उच्च स्तरीय बैठक की खबर थी, उसको लेकर क्या जानकारी जो है मिल पा रही है और क्या कुछ लखनऊ में जो है इस वक्त इस मामले को लेकर किया जा रहा है? देखिए ताबिश, उच्च स्तरीय बैठक जो लखनऊ में चल रही थी वो खत्म हो गई है। सभी एसपी और डीएम्स को कह दिया गया है कि अपने इलाके में कानून व्यवस्था पर जोर बनाए रखें, फ्लैग मार्चेस करें, तैनाती रखें, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखें, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम वो कोशिश करते हैं कि दर्शकों को दिखाएं कि कैसे ये पूरा कल घटनाक्रम हुआ, पूरा हत्याकांड हुआ। हम मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में मौजूद हैं। यहीं पर शूट आउट हुआ, यहीं पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ अतीक अहमद का। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे दरवाजा है, यहाँ पर लाकर के अतीक की गाड़ी रोकी गई, अतीक और अशरफ को उतारा गया। यूजुअली आप देखते हैं अतीक और अशरफ के साथ 50 से 60 पुलिसकर्मी रहते हैं, पर कल 17 से 18, 20 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। गाड़ी यहाँ रोकी, यहाँ पहली चूक हुई क्योंकि गाड़ी आराम से उस दरवाजे तक जाती, हमारे सहयोगी वो दिखाएंगे, गाड़ी उस दरवाजे तक आराम से जाती, लेकिन गाड़ी यहाँ रोकी गई और यहाँ से अतीक और अशरफ को हथकड़ी लगा करके पुलिस वाले ले जा रहे थे अंदर मेडिकल के लिए। ठीक इस स्पॉट पर जहां पर आपको चूना नजर आएगा, यहीं पर क्योंकि खून पड़ा हुआ था यहाँ चूना डाल दिया गया है। ठीक इस स्पॉट पर ही मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे। अतीक अहमद से पूछा मीडिया वालों ने कि आप अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि
मुझे नहीं ले गए तो नहीं गया। अशरफ से सवाल पूछा गया और अशरफ कुछ बोलता उससे पहले ही पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी अतीक को और दूसरी गोली चली और अशरफ को, और लगातार ताबड़तोड़ कई फायरिंग इन तीनों हत्यारों ने की। इन तीनों की पहचान हो गई। अरुण मौर्य रहने वाला है कासगंज का, दूसरा सनी रहने वाला है हमीरपुर का, और तीसरा तिवारी, लवलेश तिवारी, ये रहने वाला है बांदा का। इनके तीनों के परिवार वालों के बयान भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे समानता है इनके बयानों में। पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहीं पर पॉइंट ब्लैंक मारा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये तीनों लड़के कोऑर्डिनेट करके गुरुवार को ही प्रयागराज आ गए थे। ये रेकी कर रहे थे और इनको मौका चाहिए था कि कैसे नजदीक पहुंचे, तो उन्होंने सोचा नजदीक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा कि मीडिया वाले बन जाते हैं। इन्होंने 3 से 4 बोगस मीडिया कार्ड बनवाए, एक बोगस माइक बनाया, एक कैमरा लिया खिलौने वाला और पीछे पीछे चलते रहे। तो कल पूरा दिन ये बाकी मीडिया वालों को फॉलो करते रहे और ये देखते रहे कि कब उनको मौका मिले और वो गोली मारें। तो जैसे ही यहाँ पर उनको मौका मिला, पॉइंट ब्लैंक गोली मारी और ताबड़तोड़ गोली चलाते रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्कल्स बने हैं, 14, 13, 22, 16, ये सारे सर्कल्स हैं जहाँ पर बुलेट के खोखे गिरे या फिर यहाँ माइक मिला या फिर यहाँ खून के छींटे पड़े। तो यहाँ सारे सर्कल कर दिए गए हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से सैंपल ले जा चुकी है। सौरभ, इसी के बाद से कई सवाल भी जो आपने भी उठाए यहाँ पर खड़े होते हैं, और इनके इन तीनों जो ये हमलावर थे जिन्होंने गोली चलाई, इनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए। देश रतन जी, आपके पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगा इसको लेकर। जैसे कि सौरभ ने भी वो जगह दिखाई जहां पर एक गेट है उस अस्पताल का, उसके अंदर काफी डिस्टेंस है जहां पर गाड़ी जा सकती थी। तो आपको लगता है कुछ बड़ी चूक यहां पर हुई है जिसको टाला जा सकता था, या पुलिस को कुछ और कदम वहां पर उस वक्त उठाने चाहिए थे? नहीं, जरूर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और जबरदस्त चूक हुई है। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सही वक्त पर जिससे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि वो गेट से अंदर ले जा सकते थे, वो कॉर्डन ऑफ कर सकते थे एरिया, बट जो लोग जिन्होंने इनको मारा है उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से जो एक विश्वास होता है मीडिया पे, जर्नलिस्ट पे, उसका इस्तेमाल किया। क्योंकि पुलिस जनरली मीडिया और जर्नलिस्ट पे इस तरह का शक और शुबा नहीं करती है, तो वो उनमें शामिल होकर जो उन्होंने किया उस विश्वास का इस्तेमाल किया और वो वहां तक उसके करीब पहुंच गए। तो पुलिस की चूक है इसमें। देखिए, उच्च स्तरीय एक न्यायिक कमीशन बैठा दिया गया है, वो जरूर जांच करेगा। और इसका जो रिस्पॉन्स है, देखिए घटना तो हुई, उसके बाद कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन होता है वो किस तरीके से क्या कदम उठाता है उससे देख के पता लगता है। जिस संजीदगी से वो वहां पर उन्होंने कमीशन बनाया, वो भी इंडिपेंडेंट, देखिए कोई प्रशासनिक कमीशन नहीं है, ये जुडिशियल कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन है, और लगातार मीटिंगें हो रही हैं। और उस पे धारा 144 भी शहरों में लगा दी गई है कि कानून व्यवस्था ना हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस प्रशासन के अंदर भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मिला हो। इस तरह की चीजें नहीं जा सकती। कोई ऐसा भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हम थ्योरीज पे बात कर सकते हैं, हम अभी कंक्रीट कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ लोगों ने कुछ कदम उठाना था इस तरह के, क्योंकि असद का जो रेट में उसकी डेथ हुई फायरिंग में, तो वो सारी चीजें हैं। दूसरा, इसमें पाक ISI का हाथ भी हो सकता है, इंटर माफिया जो आपका गैंग वॉर है आपस में, वो भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ पॉसिबिलिटीज जो क्या हो सकता है उस पर बात कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये हुआ होगा। विनोद जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हो सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? और देखिए, मैंने 4-5 आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है। ये तो जांच के बाद ही निकल के आएगा। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन बिल्कुल जाहिर है जो हुआ है उसकी तस्वीरें सबने देखी। अब जांच भी हो रही है, तो जाहिर है जांच में चीजें सामने आएंगी कि क्या इसके पीछे जो है वजहें रह सकती हैं, कौन ये लोग थे, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन विनोद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जो संभावनाएं यहाँ पर लग रही हैं तस्वीरें देखकर, उसको आप कैसे एनालाइज यहाँ पर करते हैं? Is a gross failure of the police. और दूसरा एक और सवाल यहां पर जोड़ूंगा विनोद जी इसके साथ ही, जो हुआ उसकी तस्वीरें तो हमने देखी ही, उसके बाद जो किया जा रहा है आपको लगता है वो काफी है? देखिए, मैं समझता हूं ये जो जुडिशियल कमीशन बिठाया है इसमें कौन 3 मेंबरान है और क्या वो सब जजेस यूपी से हैं?
मैं ये समझता हूं कि ये जो कमीशन है, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करके इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो नियुक्ति जज की कोर्ट की इंटरवेंशन के जरिए होनी चाहिए, एपेक्स कोर्ट की इंटरवेंशन के जरिए, क्योंकि ये इस हादसे ने सुप्रीम कोर्ट को पशेमान किया है डायरेक्टली। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या एनकाउंटर्स हैव बिकम इंस्टीट्यूशनल इन पुलिसिंग इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया? जिस देश में एनकाउंटर सेलिब्रेट होते हैं, लोग जिसको देखकर ताली बजाते हैं, जहां का आवाम इज गेटिंग यूज्ड टू सीइंग ब्लड, क्या वहां पर पुलिस रिफॉर्म्स हो सकते हैं? कहां क्या उस देश की पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज हो सकती है? क्या उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी? अरे विनोद जी, देयर इज यहाँ अ पे रूल ऑफ लॉ, जी you have विनोद जी, to सवाल follow ये that, you have to follow the courts, जो जिस you have to पर follow a proper procedure of investigation. ट्रू मेरा भाई, आपने जिस तरफ इशारा किया है भाई, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि ऑन स्पॉट जो जस्टिस देने की जो एक कवायद शुरू हुई है, एक इससे पॉपुलरिस्ट भी कहा जा सकता है कि अगर कोई आरोपी है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, या फिर इनकाउंटर्स हो जाते हैं, या इस तरह से हत्याएं हो जाती हैं, ये बुरा ट्रेंड है। जी, मैं आपको इसमें थोड़ा जवाब दे दूं। जी देखिए, एनकाउंटर शब्द का जो शब्दावली है वो हमारे ना इंडियन पीनल कोड में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। ये जो होती हैं वो रेड्स होती हैं जिनमें पहले से सूचना होती है, उसके बाद उनको घेरा जाता है, घेरने के बाद वार्निंग दी जाती है कि सरेंडर कर दें, और सरेंडर जब नहीं करते हैं तो वार्निंग शॉट्स होती हैं। उसके बाद अगर अपराधी उन पर फायरिंग करता है पुलिस, तो पुलिस फूलों की वर्षा नहीं करती, वो गोलियों की बौछार करती है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये असद के मामले में हुआ था। दूसरा, ये कहना कि ऑन द स्पॉट जस्टिस इस केस में हुआ है, नहीं, ये अपराध हुआ है। इसमें चूक जरूर मैं मान सकता हूं, लेकिन ये जो अपराध हुआ है इसकी सजा तो मिलेगी इन तीनों को, तो क्योंकि सरेआम हुआ है, तो ये ऑन द स्पॉट जस्टिस नहीं है। और रही बुलडोजर की बात, वो मामले कोर्ट में भी गए थे, और ज्यादातर जिन लोगों के मकान वहां पर गिरे उन सबके गैर वैधानिक मकान थे जिन पर प्रक्रिया कानून की पूरी हो चुकी थी। एक पंथ दो काज वहां पर किए गए। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में नहीं गया, हाई कोर्ट ने किसी भी केस में कोई भी चीजों का उन्होंने कोई ओपिनियन भी नहीं दिया। हाँ, दिल्ली में जरूर जो अतिक्रमण के खिलाफ हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अदरवाइज आप देखेंगे हाई कोर्ट ने, क्योंकि जिनके भी मकान गिरे हैं वो या तो कब्जे पे थे या गलत बनाए हुए थे, तो वो देखिए, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हम लोग अगर वक्तव्य देते हैं तो उसमें पूरे साक्ष्य तथ्य रख के देने चाहिए। और देखिए, चूक तो मैं मानता हूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, और पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसमें कि क्यों हुआ, कौन इसके पीछे है। देखिए, पर्दा उठना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने इस बात का जवाब दिया। विनोद जी, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं निगम साहब की इज्जत करता हूं, ये कानून के दानिशमंद व्यक्ति हैं, और मैं कानून का हवाला देकर ही अपने तर्क दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस देश में कानून सर्वोपरि रहे। किसी एक नेता का धुन या जिद, या किसी पार्टी की जिद, किसी पॉलिटिशियंस की ईगो ट्रिप ये देश नहीं चला सकती। मैं ये मानता हूं कि ये देश द्वेष पे नहीं चल सकता है। ये देश हम लोग मिलजुल के ही चला सकते हैं, जहां पर हर किसी को बराबर के नागरिक अधिकार हों। और मैं नागरिक अधिकारों पे ही तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूं, जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के हर नागरिक को देता है जी। और मैं उसी पुलिस की बात कर रहा हूं, जो पुलिस, ये पता नहीं किस तरह की पुलिस हम बनाना चाहते हैं, कि जो ट्रिगर हैप्पी हो, जो बाद में बयान आता है कि हमने उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश की। क्या वो कोशिश कितनी सीरियस थी, मैं उन पे विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात पे सही मान के उनको चलना चाहता हूं आगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां पर जो भी जुडिशियल इंक्वायरी हो, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, वो फॉर इट टू बी
फेयर इन द आईज ऑफ द पीपल, वो किसी बाहर के जज के द्वारा करवाई जानी चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को इसमें सुरखरू कर सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था जताई थी जी स्टेट में, जो आस्था टूटी है और ये दोनों लोग मार दिए गए। देशरतन जी, तो आप भी मेरे इस मन बात में से इनके लिए इत्तेफाक कोई रखते नया हैं नहीं विनोद है। जी की कि जो मैं जांच चाहता है था वो कि इनको यही जी। अंजाम इनका थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ होता। हाँ, देशरतन जी, आप देखिए, इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं विनोद जी से, इसका भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा, आपने देखिए, बताया कि एनकाउंटर वाली जिस परिस्थिति का आपने जिक्र किया था। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने रिएक्ट किया, पुलिस की जो प्रतिक्रिया रही यहाँ पर, उसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस जब सुरक्षा में लगी होती है तो उनकी क्या जिम्मेदारी यहाँ पर होती है? देखिए, सबसे पहले पुलिस, देखिए, जो भी होता है वो जिंदा पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो लोग पीछे हैं वो तभी पता लग पाएगा कि अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, और उन्हें जिंदा पकड़ा गया, शायद कई सारे पर्दे हटेंगी। दूसरा, देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है कि जनता ताली क्यों बजाती है। देखिए, जब अति हो जाती है माफियाओं की, अपराधियों की, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके पर न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूँ जो ये चूक हुई, लेकिन जब अति हो जाती है माफियाओं की और अपराधियों की, तो जनता के सामने इस तरह की चीजें जब होती हैं जो कि गलत हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है, अपराध है, फिर भी वो ताली बजाते हैं, क्योंकि कुछ राजनेताओं ने माफिया राज चलाया था इस राज्य में। दूसरा, जिस आदर्श की बात विनोद जी कर रहे हैं, उनका बहुत मैं सम्मान करता हूं कि वो बाहर के जज करें, तो इसलिए ये जो होगा ना, तो ये एक बहुत गलत प्रिंसिपल ले डाउन होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट एक बार कर चुका है इस पर, तो यही होगा, अगर तमिलनाडु में कुछ होता है तो बाहर के जज करें, उड़ीसा में कुछ होता है तो बाहर के जज करें, केरला में होता है तो बाहर के जज करें, तो एक एनार्की हो जाती है। इस तरह के प्रिंसिपल्स अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का प्रिंसिपल नहीं हो सकता। अदरवाइज हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो जुडिशरी स्टेट्स की है, वो कोई भी व्यक्ति अपने अपने राज्य में अपनी जो न्याय व्यवस्था उस पर विश्वास ही नहीं करेगा, बोलेगा हमें बाहर से जज दीजिए। न्याय व्यवस्था हमारी इंडिपेंडेंट है, मान के चलिए स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करती है। हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उनको हर बार शक करना उन पर, ये देखिए गलत प्रेसिडेंट होगा। इस तरह के मैं कम से कम विनोद जी से इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं उन पे शक नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था बनी रहे। निगम साहब, सर, सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर आस्था, जिसने कहा था, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले आस्था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है, मुंसिफ कोर्ट की। उनकी आस्थाओं को मत खत्म करिए। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत बाद में केस जाता है। आपके जमीन से जुड़े हुए जो कोर्ट्स हैं, पहले उनमें आस्था होनी चाहिए। आप उनकी आस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में आएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और मैंने जब बहुत उम्र में छोटा था, जवान था, तो ये छोटी कोर्ट्स भी देखी हैं और हाई कोर्ट्स भी देखी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी देखी हैं बाहैसियत पत्रकार, और उनमें क्रिमिनल केस डिसाइड होते हुए भी देखे हैं। जी, देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जो लोग मारे गए हैं वो प्रोटेक्शन सीख कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द स्टेट इज कॉम्पिटेंट इनफ इनको आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं निकम साहब, लोअर जुडिशरी का सम्मान मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, ना मैं हाई कोर्ट की बेइज्जती कर रहा हूं। हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, जो शीर्ष पे है, जो मुकुट है हमारी जुडिशरी का, उस मुकुट की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, जी बिल्कुल, बनी रहे वो शान। इसलिए इट शुड बी ए सुप्रीम कोर्ट लेड इंक्वायरी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आए और इस मुद्दे पर आप लोगों ने रोशनी डाली।